तो नमस्कार विद्यार्थियों और प्यारे सहयोगियों, आप सब कुशल मंगल होंगे और कोरोना जैसी बीमारी से सभी सुरक्षित होंगे ऐसी आशा करता हूँ। तो मित्रों, वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है रीट की, और आप 2 सितंबर मानकर ही एग्ज़ाम की तैयारी करें। और अपनी सामाजिक अध्ययन की विधियाँ चल रही थी, अभी आप मान के चलो 4-5 वीडियो और रह गए थे, बाकी सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ आपकी पूरी हो जाएंगी और शिक्षण विधियों का जो भी टॉपिक था वो सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा रहा है तो इसके लिए क्यों, अब कुछ बच्चों ने कमेंट वगैरह किए, फ़ोन भी किया कि आप पढ़ाएं सर। तो जल्द ही आपके सामने ये कंप्लीट होने के बाद मैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ आपको करवाऊँगा, ठीक है। उसकी डिमांड आ रही है, यहाँ के मेरे जो लोकल बच्चे हैं वो हिंदी की शिक्षण विधियाँ मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ना चाहते हैं तो इसीलिए मैं उनको हिंदी की शिक्षण विधियाँ भी करवाऊँगा। तो बात करते हैं हम सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति विधि की, जिसके प्रतिपादक थे डेजी भारवीर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लें। अब इस विधि के हम पढ़ रहे हैं गुण, इस विधि के पढ़ेंगे आज हम गुण, कि इस विधि के क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं। पहले हम गुणों की बात कर लें। तो अगर बात करें सामाजिक अभिव्यक्ति विधि की, तो देखिए समाज से संबंधित है। पहली बात तो ये दिख रही है। तो ये जो विधि है, ये आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इसमें देख लें नंबर 1 पे कि बालकों के सामाजिक गुणों के विकास में उपयोगी विधि है। किस विधि से बालक में सामाजिक जो गुण होते हैं वो विकसित होते हैं। सामाजिक गुण कौन से होते हैं? ईमानदारी, दूसरे की मदद करना, ठीक है, आगे बढ़ चढ़ के किसी प्रतियोगिता में भाग लेना, अच्छी चीज़ों को अपनाना, बुरी चीज़ों का त्याग करना, ये सब इस विधि के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो इस विधि की अगर बात करें तो समाजीकरण की दृष्टि से ये विधि, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि समाजीकरण की दृष्टि से ये विधि बहुत ही उपयोगी है, समाजीकरण की दृष्टि से, ठीक है। अब नंबर 2 की बात करें कि इस विधि का दूसरा गुण क्या है, कि पहला तो ये था कि सामाजिक गुणों का विकास होगा जिससे समाजीकरण की भावना उनमें विकसित हो जाएगी। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो इस विधि से क्या होता है, बालकों में समाज में रहेगा, अकेला रहेगा नहीं, लोगों के साथ रहेगा। तो बालकों में क्या होगा, अपने मन की बात कहने की अभिव्यक्ति, यानी अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करेगा। बालकों में अभिव्यक्ति संप्रेषण, बालकों में अभिव्यक्ति संप्रेषण के कौशलों के विकास में सहायक है, विकास में सहायक है, ओके। अब क्या बात की है कि वो जब ग्रुप में रहेगा, तो आप ये मान के चलिए वो ग्रुप में रह रहा है, तो उस बालक में संप्रेषण का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। तो ग्रुप में रहेगा तो देखेगा कौन सा व्यक्ति किस नेचर का है, किस तरह से बात करता है। तो अपनी जो अंदर की क्षमता है, अपने भावों का जो कौशल है, उसके अंदर जो कला है, वो उससे क्या होगा, बालक का विकास होगा, ठीक है। अब अगर बात करें तो इस विधि से और क्या हो सकता है, तो ये विधि जो होती है ये बालकों में मानसिक, ये जब ये शब्द आ जाता है ना, मानसिक शब्द आते हैं, आप सोच लीजिए वो मनोवैज्ञानिक है, मानसिक प्रशिक्षण भी प्रदान करती है, मानसिक शिक्षण भी प्रदान करती है। मानसिक शिक्षण का अर्थ क्या है कि बालक का यहाँ माइंड डेवलपमेंट होगा, कि जब कोई समस्या जब बालक के सामने रखी गई, समाज के यानी ग्रुप में रखी गई, हमने पीछे बड़ा ग्रुप में बांटेंगे, तो जब ग्रुप में रखी गई तो सभी बालक अलग अलग तरीके से सोचेंगे। अब सोचेंगे तो वो बालक सोचेगा कि मैंने ये चीज़ क्यों नहीं सोची, तो वो बढ़िया सोचने के लिए अपने मस्तिष्क का यूज़ करेगा, मानसिक क्षमताओं का यूज़ करेगा, ठीक है ना। और ये अगर बात करें तो ये किस स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, ये प्रश्न बहुत बार पूछते हैं। तो ये जो विधि है ना, यह विधि माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, माध्यमिक स्तर के
बालकों के लिए महत्वपूर्ण विधि है ये। अच्छा, कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर आप जो पढ़ा रहे हो ये हमारे लिए पर्याप्त है क्या? अगर आपको विश्वास है मेरे पिछले रिजल्ट पे, तब तो आप इतना पढ़ लो, आपके लिए बहुत है। परंतु ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। आपके सिलेबस से मैंने ज़्यादा ही करवाई है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ प्रयोजना कार्य है, सिर्फ एक प्रयोजना मेथड ही है। आप देखना सिलेबस को, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको करवाया है। फिर भी मैंने आपको व्याख्यान विधि करवाऊँगा, नाटक करवाऊँगा, प्रदर्शन विधि करवाऊँगा, भ्रमण विधि करवाऊँगा, ये एक्स्ट्रा ही करवाऊँगा, ताकि कोई चीज़ अपने से छूट न जाए। ठीक है। अगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप इन नोट्सों पर, ये नोट्स आपके पक्के याद होने चाहिए, फिर भी आप कोई भी राइटर की कोई भी बुक लेना, ताकि आप एक बार उन्हें नज़र से निकाल लें, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। ठीक है ना, और मन में हो जाए कि मैंने इस पुस्तक से तैयारी की है। और ये जो आत्मविश्वास होता है, ये हमें परीक्षा में सफलता दिलाता है। नंबर 5, ठीक है। तो सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति विधि होती है। इससे क्या होता है, कोई भी इतिहास की बात करें, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की बात करें, तो ऐतिहासिक शब्द तो आएगा, ऐतिहासिक आ जाएगा तो इतिहास के साथ हो जाएगा, सामाजिक आ जाएगा, नागरिक शास्त्र की बात कर रहे हैं सामाजिक, फिर भौगोलिक, ठीक है। भूगोल के अंदर फिर कल्चर की बात करें तो धार्मिक घटनाओं। देखिए, ये जो विधि होती है इतिहास के लिए, सामाजिक के लिए, भूगोल के लिए और कल्चर के लिए की घटनाओं की व्याख्या, घटनाओं की क्या कर सकते हैं, व्याख्या इस विधि से की जा सकती है। पूरा विवरण किसी भी चीज़ का, कोई ऐतिहासिक स्थल है उसके बारे में इस विधि से पढ़ाया जा सकता है, पूरा विवरण आएगा। समाज के अंदर न क्या क्या हमारे अधिकार है, क्या नहीं है, क्या कर्तव्य है, इस चीज़ का भी अध्ययन इससे करवाया जा सकता है। भूगोलिक स्थिति के बारे में बताया जा सकता है, धार्मिक घटनाओं के बारे में इस विधि से पढ़ाया जा सकता है, इस विधि से करवाया जा सकता है। ठीक है, ये तो मुख्य 5 गुण थे। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर लूँ, गुण है तो इसमें क्या है, अवगुण भी तो है। अवगुण का मतलब इसमें दोष क्या है, तो देखो सबसे पहला दोष तो यही है कि यहाँ देखो माध्यमिक स्तर है, तो ये जो विधि है ना, ये छोटे बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। तो लिख लो, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं। ओके, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अब 2 नंबर की बात करें, अब ये विधि ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट में हो जाएगी। इस विधि में बालक परीक्षण करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, फिर उस पर अलग अलग चर्चाएं करेंगे। तो इस विधि में समय क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, समय क्या लगता है, समय की अधिक आवश्यकता होती है। इस विधि में अधिक आवश्यकता, समय की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अधिक आवश्यकता होगी तो समय क्या हो जाएगा, बर्बाद भी हो जाएगा। कैसे होगा समय बर्बाद, कैसे होगा, जैसे आपने ग्रुप बनाया, 7 8 व्यक्तियों का ग्रुप बना दिया, उसमें कुछ बच्चे तो इंटेलिजेंट हैं जो समस्या दी है उसको 5 मिनट में सोल्व कर लेंगे, परंतु कुछ बालक जो प्रतिभाशाली या इंटेलिजेंट नहीं है वो टाइम लगाएंगे, तो उन बालकों का समय तो वेस्ट हो रहा है ना। तो वैसे ये समय की अधिक आवश्यकता रहती है, इससे समय क्या होता है, बर्बाद होता है। ठीक है, ये और इस विधि का और क्या है, तो इस विधि में क्या होता है, ये विधि सभी बालकों को क्या देती है, समान अवसर देती है। सभी बालकों को समान अवसर प्रदान करती है, समान अवसर प्रदान करती है। अभी बताया था मैंने आपको, प्रदान करती है कि सभी एक साथ ग्रुप में काम करेंगे। ठीक है, अवसर तो दे दिया, परंतु क्या बालक सभी एक जैसा कार्य करेंगे, नहीं। तो सभी बालकों को समान अवसर प्रदान नहीं करती है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ज़्यादा समय लगाएंगे। इसलिए क्या होता है, इससे जो संकालू बच्चे होते हैं ना कक्षा में, वो पिछड़ जाते हैं। संकालू बच्चे क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो ध्यान रखना कि ये बालकों को समय अधिक लग रहा है, तो उस वजह से बालकों को समान अवसर तो एक टॉपिक तो समान दे दिया, परंतु समान अवसर तो नहीं प्रदान कर रही ना, कि सभी एक तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो संकालू बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, वो पीछे खड़े रहते हैं, तेज बच्चे अपना कार्य करते रहते हैं। ठीक है,
फिर नंबर 4 की बात करें कि इस विधि से और क्या होता है, तो देखो यह विधि है ना, जो यह विधि अनेक बार बार करनी पड़ सकती है, इसको अनेक बार अपेक्षित परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकती। यानी आपने कोई मेथड दिया, कोई सब्जेक्ट दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बालक वो कार्य को सीख जाएंगे, ठीक है। और तो देखो, और सबसे बड़ा जो दोष है वो तो ये है, अब देखो अब आएगा। इसमें क्या होता है, इस विधि में जो वक्ता होते हैं, वक्ता कौन, जो आपको समस्या दे रहा है, इसमें वक्ता क्या करता है, अपना पर्सनली यानी व्यक्तिगत विचार रखता है। वक्ता क्या करता है, पर्सनल विचार रखता है, यानी अपना व्यक्तिगत विचार रखता है और उसी को क्या मानता है, प्रधान मानता है। तो वक्ताओं के व्यक्तिगत विचारों की क्या होती है, प्रधानता होती है, और जिससे क्या हो जाते हैं, विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। जिससे क्या उत्पन्न होंगे, विवाद उत्पन्न होंगे, ठीक है। विवाद क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा क्या, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि की गुण, ठीक है, और अवगुण। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब अगर हम नेक्स्ट विधि की बात करें, हाँ जी, नेक्स्ट विधि की बात करें तो हम विधि आज पढ़ेंगे, कौन सी कर रहे हैं, अभिनय विधि। नेक्स्ट विधि की बात करें तो नेक्स्ट विधि मैं आपको करवा रहा हूँ अभिनय या नाटक विधि। अभिनय या नाटक विधि, ठीक है। एक प्रश्न इस विधि से संबंधित नहीं है, वैसे ही आप जितना पढ़ के आए उसमें, अगर मैं ये कह दूं कि समाज की प्रयोगशाला किस विषय को माना जाता है, किस विषय को माना जाता है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएं, इतिहास, 2 नंबर पे आपके राजनीति विज्ञान, समाज की प्रयोगशाला, ठीक है, राजनीति विज्ञान। 3 नंबर पे मैंने आपको कह दिया अर्थशास्त्र, और 4 नंबर पे मैंने आपको कह दिया भूगोल। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें, सोचिए आप। और जैसे ये विधि पूरी होगी तब मैं इसका उत्तर दे दूंगा आपको, इतनी देर आप इसको सोचिए कि समाज की प्रयोगशाला किस विषय को माना जाता है। 4 ऑप्शन है आपको, ठीक है। अब देखिए, ये तो बहुत ईजी सी विधि है और हमने खूब पढ़ी है इस विधि को, ठीक है ना। अभिनय या नाटक विधि, इस विधि में क्या होता है, बालकों से क्या करवाया जाता है, अभिनय करवाया जाता है, ठीक है ना। अभिनय का मतलब किसी विषय वस्तु दे देंगे और उसे कक्षा में प्रस्तुत करवाएंगे। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें, इसका हो जाएगा, जब किसी प्रकरण, आप ये प्रकरण को विषय वस्तु भी बोल सकते हो, प्रकरण की विषय वस्तु को अभिनय यानी एक्टिंग के माध्यम से कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है, वो क्या कहलाएगी, आपकी नाटक विधि कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, नाटक विधि। तो ध्यान रखना, एक बार C-TET की बात कर रहे हैं कि C-TET में इससे प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है। तो मैं बहुत ही इसको जितना हो सकता है उतना बढ़िया तरीके से कराने का प्रयास करूँगा, परंतु आप इस बात को समझना है। अगर बात करें नाटक के लिए हमें क्या क्या स्रोत चाहिए, कि नाटक के स्रोत क्या क्या हो, नाटक के स्रोतों की बात कर रहे हैं कि नाटक में क्या क्या स्रोत होने चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर बात करें भारतीय विचारधारा की, तो भारतीय विचारधारा में हम बात कर रहे हैं, भारतीय विचारधारा की बात करें तो वेदों से बात करेंगे कि वेद हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है भारतीय विचारधारा में? वेदों की संख्या है 4। ठीक है, और यही प्रश्न मेरे को तो इसमें यही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। जैसे अगर बात करने 4 वेद हैं, एक है ऋग्वेद, ठीक है। 2 नंबर की बात कर लें तो 2 नंबर पे आपका आता है सामवेद। 3 नंबर की बात कर लें तो 3 नंबर पे आता है आपका यजुर्वेद, और 4 नंबर पे आपका आता है अर्थवेद। अब कई बार बच्चों के फर्क हो जाता है कि गुरुजी अर्थवेद पढ़ा हुआ है, अर्थवेद नहीं है, ये अर्थवेद ही है, ध्यान रखना। अब ये 4 वेद हैं भारतीय विचारधारा के अनुसार। इन्हीं चारों में नाटकों के स्रोत बता दिए उन्होंने। जैसे इन्होंने कहा कि ऋग्वेद है वो नाटक का कौन सा भाग है, तो कहता है संवाद है। कि संवाद कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। नाटक का पहला अंग ऋग्वेद, ऋग्वेद से कौन सा? संवाद लिए गए हैं, ठीक है। अब 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में आपका आता है सामवेद। तो सामवेद से क्या लिया है? सामवेद से लिया है ज्ञान। सामवेद से क्या लिया है? ज्ञान। यहीं से प्रश्न बनेगा, ये प्रतीक रूप में है। और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में आता है आपका, यजुर्वेद से क्या लिया गया है? नाट्य, ठीक है, जो वंचन की कला है। और अर्थवेद से क्या लिया गया है? तो यहाँ से लिया गया है रस। तो मेरे को तो ये प्रश्न यहाँ से लगता है कि नाटक के स्रोतों में ऋग्वेद से क्या लिया गया, प्रश्न ये पूछ लेगा और नीचे दे देगा संवाद, ज्ञान, नाटक, रस। तो ध्यान रखना, ये याद करना है आपको। ऋग्वेद से क्या लिया गया है? संवाद। सामवेद से क्या लिया गया है? ज्ञान। यजुर्वेद से क्या लिया गया है? नाट्य। और अर्थवेद से क्या लिया गया है? रस। तो इसको अगर आप वैसे याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लो कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है? गायत्री मंत्र है, तो संवाद ही तो है वो, ऐसे याद कर लो। सामवेद क्या है? साम का अर्थ होता है साम दंड भेद, कहते हैं ना, साम दंड भेद से युद्ध जीत लिया, तो यानी किसी को ज्ञान होगा तभी तो जीतेगा। फिर यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ वगैरह करते हैं, यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ वगैरह, यज्ञ करते हैं तब नाटक साहित्य होता है, लोग मंत्र पढ़ते हैं स्वाहा। और अर्थ का अर्थ है, अर्थ मीन्स रस, याद कर लो, ठीक है ना। अर्थ याद कर लो, अर्थ से क्या होगा? रस याद होगा, कि अर्थ को रस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भारतीय विचारधारा थी। फिर अगर बात करें कि एक विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर पिसेल, ठीक है, डॉक्टर पिसेल। इन्होंने ये कहा कि कठपुतलियाँ, जानते होंगे आप, लकड़ी की होती हैं, तो कठपुतलियों के नृत्य से नाटक का आरंभ माना जाता है। इनकी डेफिनेशन है नाटक विधि के बारे में। कठपुतलियों के नृत्य से नाटक का क्या माना गया है? आरंभ माना जाता है, ये इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। फिर एक विद्वान हो रहा है डॉक्टर रिजवे, ठीक है। तो इन्होंने अलग ही बात की, इन्होंने कहा महान मृत आत्माओं के प्रति आदर, सम्मान, भाव प्रकट करने के लिए जो क्रियाएं की जाती थी उन्हें क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। तो देख लो, भारतीय विचार 3 डेफिनेशन करा दी। भारतीय विचारधारा में 4 वेद हैं जिनके अनुसार ये बता दिया डॉक्टर पिसेल ने। तो इसको याद कर लो ना। ये देखो, सेल क्या करनी है? कठपुतलियाँ, ऐसे याद कर लो। तो कठपुतलियों से नृत्य क्या होता है? आरंभ हुआ है। ये बात किसने कही? पिसेल ने। रिजवे क्या कहते हैं? रिजवे ये कहते हैं कि जो आत्मा मर गई, जैसे किसी का हमें मंचन करना, महाराणा प्रताप का तो महान आत्मा है, उसके प्रति में आदर सम्मान प्रकट करना है, तो कैसे प्रकट कर सकते हैं? वो नाटक से प्रकट, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब अगर बात करें कि नाटक विधि के सोपान कौन कौन से हैं, तो नाटक विधि के सोपान तो कौन कौन से हैं? देखें कि नाटक विधि के 6 सोपान माने गए। कितने हैं? 6 सोपान। और ये क्रम से ही याद रखने हैं आपको। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 में याद रखना है आपको वातावरण।
निर्माण। देखिए अलग अलग किताबें अलग अलग बताएंगी, ठीक है। वातावरण निर्माण, वातावरण निर्माण का सीधा अर्थ अगर कहें तो ये हो गया कि विषय वस्तु का आप क्या कर लो, चयन कर लो। नाटक आपको प्रस्तुत करना है, सबसे पहले चयन तो करना पड़ेगा ना, किस सब्जेक्ट पे करना है, तो विषय वस्तु का क्या कर लो, चयन कर लो। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में हमें क्या करना, विषय वस्तु हमने चुन ली कि देशभक्ति से संबंधित हमें कोई नाटक प्रस्तुत करना है, विषय वस्तु चुन ली, या हमें समाज की कुरीतियों पर एक नाटक प्रस्तुत करना है, विषय वस्तु का चुनाव कर लिया, वातावरण का हमने क्या कर लिया, निर्माण। फिर आप पात्रों का चयन कर लें कि कौन सा पात्र का हमें चित्रांकन या नाट्यकरण करना है, ठीक है ना। तो पात्रों का चयन कर लें, जैसे मुख्य पात्र कौन होगा, ठीक है, मुख्य पात्र है नायक नायिका जो भी है, इसके साथ सहपात्र कौन कौन से होंगे, इसके सहयोगी, ठीक है। फिर नंबर 3 की बात करें, पात्रों का चयन हो गया, तो फिर संवादों का चयन, और सबसे बड़ा अहम रोल किसका होता है, संवादों का ही होता है, संवादों का चयन, कि आपकी डायलॉग्स बढ़िया हैं तो आपका नाटक क्या है, बढ़िया। तो डायलॉग्स जो होते हैं वो 3 नंबर पे, संवादों का चयन करें। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 में आपको करना है कि मूल्यांकन, आपने क्या कर लिया, संवादों का चयन कर लिया, फिर मूल्यांकन की विधियों को भी क्या कर लें, निर्धारित कर दें, निर्धारित कर। अब ये क्या बात कह दी, क्या बात कह रहा है ये, कि नाटक की विधियों का निर्धारण करना, यानी जब नाटक प्रस्तुत किया जाएगा तो कोई तो बच्चे का कॉन्फिडेंस देखेगा, कोई उसके संवादों को नोट करेगा, कोई उसकी ड्रेस सेंस को नोट करेगा, ठीक है, उसका प्रस्तुतिकरण सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन सभी भाषाओं को, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको इसमें बताऊं कि एग्जाम्पल में क्या है कि बालक की क्षमताओं का आकलन हम कैसे कर सकते हैं, तो मूल्यांकन से तो करेंगे कि बालक की क्षमताएँ, बालक की क्षमताओं, कि बालक के अंदर कौन सी क्वालिटी बढ़िया है, बालक की क्षमताओं का आंकलन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। तो देखो बालक की क्षमताओं का आंकलन कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें देखना है डायलॉग क्या है, तो भाषा, उसकी भाषा शैली कैसी, रटा रटा है बोल रहा है या वो अपने पास से बोल रहा है। 2 नंबर की बात करें तो कॉन्फिडेंस, बालक में कितना है कॉन्फिडेंस, ठीक है, खुद का। 3 नंबर की बात करें तो उसका फिल्मांकन या नाट्यकरण कैसा है, और 4 नंबर की बात करें तो उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है, कि वो सही प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है ना, कि पात्र के अनुकूल व्यवहार कर रहा है या पात्र जो उसको दिया गया है वो उसके अनुसार कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये 4 हो गए। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में आपका आता है क्रियान्वयन, कि मंच पर जब वो नाटक को प्रस्तुत कर रहा है तो वो किस प्रकार कर रहा है, रटा रटाया कर रहा है या आंतरिक रूप से उसमें लीन होकर कर रहा है। और 6 नंबर पे आती है लास्ट में समीक्षा। तो ये नाटक विधि के सोपान है 6, आपको थोड़ा सा याद रखना है, विषय वस्तु का चयन, पात्रों का चयन, संवादों का चयन, मूल्यांकन की विधियाँ, क्रियान्वयन और समीक्षाएँ, ठीक है ना। तो इस बात को आप नोट रखोगे। तो अब मैं उस प्रश्न पे आता हूँ जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको दिया था। प्रश्न आपको दिया था कि समाज की प्रयोगशाला किस विषय को माना जाता है, तो आपने सभी ने इसको किया होगा राजनीति विज्ञान, मुझे लगभग ये उम्मीद थी, परंतु ध्यान रखिएगा इस ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर होगा अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। समाज के अंतर्गत उद्योग धंधे, कृषि, ठीक है, किस प्रकार उद्योगों को बढ़ाना है, तो समाज की प्रयोगशाला सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होते हैं, यहीं तो होते हैं। तो ध्यान रखना ये इसका राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र, ठीक है। अब इसी विधि की हम बात कर रहे हैं आगे कि ये विधि, इस विधि के गुण क्या हैं, कौन सी विधि, नाटक विधि, कि नाटक विधि के गुण क्या हैं। नाटक विधि के गुण, नाटक विधि के गुण क्या हैं, ठीक है। तो अब नाटक विधि के गुण नंबर 1 की बात करें तो नाटक विधि में क्या क्या गुण है, तो देखो नाटक के समय बालक का ध्यान क्या होता है, केंद्रित होता है, तो ध्यान केंद्रण की क्षमता आ जाएगी। नाटक से बालक में अवधान क्षमता का विकास होता है, अटेंशन, अवधान क्षमता का विकास होता है, ठीक है। कैसे, आप कोई भी नाटक है, उसे कोई भी पात्र दिया जा रहा है, वो उस पात्र को बड़े गौर से पढ़ता है,
और उसे बाद में मंच पर प्रस्तुत करता है। तो अगर उसे ध्यान नहीं रहेगा, उस वस्तु पर ध्यान नहीं लगाएगा, तो उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं हो सकता। इससे उसमें क्या होगा, अवधान क्षमता का विकास हो जाएगा, अटेंशन पावर उसकी बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है। नंबर 2 की बात करें कि बालक क्या होता है, बालक में होती हैं रुचियाँ। बालक में रुचि, ठीक है, रुचि कह दो, जिज्ञासाएं कह दो। जिज्ञासाएं क्या होती है, तीव्र होती है, वो जल्दी जानने का प्रयास करता है, तीव्र होती है। अगर बालक में रुचि और जिज्ञासाएं हैं और नाटक से वो चीज़ें क्या आती है, बाहर निकल के आती है कि मैं गुरुजी ये करूँगा जी, मुझे तो ये पात्र बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी रुचि जिस क्षेत्र में होगी वो वहीं से पता चल जाता है। और वो उसकी बालक में रुचि और जिज्ञासाएं नाटक विधि से और प्रबल हो जाती हैं, और जिससे उसे अर्जित जो ज्ञान करेगा, वो अर्जित ज्ञान क्या हो जाता है, उसका स्थायी हो जाता है। अर्जित ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ठीक है, अर्जित ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ओके। फिर अगर बात करें कि इस विधि से और क्या फ़ायदा है, अगर वो नाटक का मंचन कर रहा है या नाट्यकरण कर रहा है, तो उस बालक में क्या आएंगे, बालक में आत्मविश्वास आएगा कि मैं ये कर सकता हूँ। बालक में आत्मविश्वास, बालक में क्या आएगा, आत्मविश्वास कि ये मैं भी कर सकता हूँ, आत्मविश्वास आएगा। फिर अभी हम पीछे वाली जो अध्ययन विधि पढ़ के आए थे उसमें क्या आई थी, आत्मविभक्ति, यानी बालक अपने मन की बातों को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तो उससे वो क्या होगी, विकसित होगी। नाटक से बालक में आत्मविश्वास और आत्मा अभिव्यक्ति की क्या होती है, विकसित होती है। इस विधि में और क्या होगा, इस विधि से शिक्षण जो कार्य होता है, शिक्षण क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, सामने होता है। शिक्षण क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। जिसे ऐसा लगता है, जिससे बालक को क्या लगता है, अब क्या ये, जिससे बालक कौन सी कक्षा में रहेगा, जीवित कक्षा में रहता है। जब आप किसी नाटक को देख रहे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, महाराणा प्रताप का नाटक मेरे आंखों के सामने चल रहा है, तो मैं कभी भविष्य में जब प्रश्न आएगा महाराणा प्रताप का, तो मैं उस प्रश्न को गलत नहीं करूँगा, क्योंकि वो मैंने नाटक में देखा है, मेरे पास ज्ञान सताई और मैंने जीवित होकर देखा है, क्योंकि वो जीवित कक्षा थी, तो जीवित कक्षा में रहता है। ठीक है, तो उसकी आंखों के सामने हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो इस विधि से क्या होता है, नाटक विधि से कोई भी ऐतिहासिक घटना है, इस विधि से कोई भी ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक पात्र या उसके जीवन से संबंधित ज्ञान, जीवन का ज्ञान बड़ी सरलता से दिया जा सकता है, सरलता से दिया जा सकता है इस विधि से। कि किसी भी ऐतिहासिक घटना जैसे हमें पानीपत का युद्ध करवाना है, तो पानीपत के युद्ध को हमने फिल्मांकन कर दिया है ये नाटक के माध्यम से, तो बालक उसे नहीं भूलेगा, स्थायी हो जाएगा उसका। पात्र है, तो पात्र जैसे मैं अभी बता रहा था, मैंने भगत सिंह का पात्र दे दिया, बालकों के सामने इसका प्रस्तुतिकरण कर दिया, तो वो बालक नहीं भूलेगा। शिवाजी का कर दिया, उसके जीवन से संबंधित जितनी बातें थी वो हमने नाटक के माध्यम से प्रस्तुत, वो नहीं भूलेगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें ये कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो ध्यान रखना ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कौन सी कक्षाओं के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए। प्राथमिक कक्षाओं का अर्थ है कक्षा 1 से 8 तक के लिए उपयोगी है, क्योंकि उन बालकों की मानसिक क्षमता का विकास पूर्ण नहीं होता, इसलिए वो इस विधि से जल्दी सीखते हैं। ठीक है, नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 में बालकों में, अगर बालक ऐसा करेगा तो बालकों में कलात्मक, यानी कला, उसके अंदर के गुण, एक्टर्स बाहर निकलेगा। कलात्मक है वो, उसके बारे में क्या फील करता है, उसका भावात्मक है, या उसकी अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड क्या है उसका, अभिवृत्तियों का क्या हो जाएगा, विकास होता है इस विधि से। तो ध्यान रखना, नाटक विधि से ये बालक में ये चीज़ें विकसित होती हैं। अब अगर बात करें कि इस विधि के अवगुण क्या हैं, इस विधि के अवगुण क्या हैं, इस विधि के अवगुण, तो देखिए इस विधि का अवगुण यही है कि इस विधि में सबसे पहले तो अपने को चाहिए क्या, योग्य और अनुभवी शिक्षक होना आवश्यक है। पहला अवगुण तो यही है, अनुभवी शिक्षकों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता होगी आपको। कैसे, एक बालक है, संकालू है, और आप उसे पात्र दे रहे हो, वो पात्र उसको निभा ही नहीं पाएगा,
तो आपको योग्य और अनुभवी शिक्षकों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा अवगुण क्या है कि इस विधि में समय व साधन अधिक चाहिए, समय ज़्यादा चाहिए, क्यों बालकों को ट्रेन करना पड़ता है। तो उनकी तलवार वगैरह है, कोई भी नाट्यकरण कर रहे हैं ऐतिहासिक, तो उसमें तलवार है, घोड़े हैं, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये विधि क्या है, इसमें साधन अधिक चाहिए, इसीलिए ये विधि क्या है, अव्यवहारिक है, व्यवहार में बहुत कम लेके आते हैं, अव्यवहारिक है ये। तो ये विधि कौन सी है, अव्यवहारिक विधि है, परंतु अव्यवहारिक होते हुए भी ज्ञान देती है। ठीक है। तीसरी बात करें तो ये निम्न कक्षा थी, ये क्या हो जाएगी, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। ठीक है। फिर नंबर 4 बात करें तो हमारी जो यहाँ की पाठ्यक्रम जो पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें शैक्षिक नाटकों का क्या है, अभाव है, तो उसका प्रयोग हम कर ही नहीं सकते। तो क्या लिखेंगे कि शैक्षिक नाटकों का पाठ्यक्रम में अभाव होता है, प्रत्येक पाठ का हम नाट्यकरण नहीं कर सकते, अभाव होता है। तो इस विधि का जो प्रयोग है वो क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, कि सीमित ही हम कुछ पात्रों का ही क्या कर सकते हैं, नाट्यकरण कर सकते हैं। ठीक है। फिर नंबर 5 की बात करें तो ये विधि क्या है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये विधि क्या है, मनोरंजन का साधन मात्र है, बस मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह जाती है, मात्र बनकर रह जाती है। ठीक है, साधन मात्र बनकर रह जाती है। ठीक है। तो ये थी आपकी नाट्य विधि। अब कल या परसों तक आपको नेक्स्ट जो विधि पढ़ाएंगे बहुत ही बेस्ट विधि है, जिसका नाम है मस्तिष्क। वैसे तो ये साइको का टॉपिक है, परंतु ये आपको मैं करवाऊंगा यहाँ पर उद्योतन विधि, मस्तिष्क उद्योतन विधि। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप इस वीडियो के जितने भी मैंने दिए हैं उसको आप बार बार रिपीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इनको एक बार ज़रूर लगाएं, ताकि मुझे संतुष्टि हो कि मेरे से भी कोई बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।